तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 योगा। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि योगा होती क्या है, योगा के अर्थ क्या होते हैं, है ना, किस किस टाइप्स की योगा होती है, योगा करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, कौन से शरीर के अंगों को लाभ होता है उससे। आप बोलोगे कि योगा चैप्टर तो 12th में भी 11th में भी है, तो हाँ, वो थोड़ा इंटरकनेक्टेड रहता है, इसलिए दोनों क्लासेस में सेम चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, योग का अर्थ। योग का अर्थ, योगा का अर्थ होता क्या है, योगा होती क्या है ना, तो योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के। तो जितने भी हमारे हिंदी के शब्द हो गए या कोई से भी शब्द हो गए हैं, कोई सी भी लैंग्वेज जो बनी है वो संस्कृत शब्द से बनी है, मतलब संस्कृत से ही मिलकर बनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी हिंदी भी संस्कृत से मिलकर ही बनी है। तो हम मैक्सिमम शब्द जो भी उठाते हैं वो संस्कृत से उठाते हैं, इसलिए जो योग है वो शब्द हमारा संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है। ठीक है, योगा कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा के युज के शब्द। ठीक है, फिर जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। जोड़ना या मिलाना। अब हमारे जब भी हम जोड़ने या मिलाने की बात करते हैं तो योगा हमें सिखाता है कि ये हमारा जो हमारे मन को है, हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट करता है और हमारे माइंड को गॉड से कनेक्ट करता है, हमारी आत्मा को गॉड से कनेक्ट करता है। तो मिलाना, जोड़ना, योग करना यही होता है कि अपनी आत्मा को गॉड से कनेक्ट करना, गॉड से मिलाना। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जो कि एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अभी हमारी जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें हमारे मन, हमारे मस्तिष्क यानी कि माइंड और हमारे स्वयं पर नियंत्रण करने की हमें उससे शक्ति मिलती है। ठीक है, किससे? योग से। ठीक है, योग, योगा, इन सब से हमारी मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस ये सब ठीक रहता है, इसलिए हमें योगा करना इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब इस प्रकार यह माना जाता है कि योग सभी प्रकार के दुख एवं पीड़ा को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? दुख एवं पीड़ा को। अब बोलोगी ये दुख और हमारी पीड़ा को कैसे नष्ट कर सकता है? तो जैसे कि हमें पता है, हम कोई भी योगा करते हैं तो अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम योगा करते हैं। ठीक है, और अपने माइंड को ही नहीं, जबकि हम अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं। तो जितना ज्यादा हम योगा करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। ठीक है, और हम अपने आप पे नियंत्रण कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फिजिकल फिटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस वजह से हमारी पीड़ा और हमारा दुख दोनों कम हो जाता है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस आउट हो जाता है। ठीक है, अब पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ, ठीक है, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। अब आप बोलोगे पतंजलि कौन है? तो पतंजलि ही वो ऋषि थे जिन्होंने हमें योगा से परिचित करवाया था, हमें फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया था। ठीक है, क्यों ये जरूरी होता है, किस लिए जरूरी होता है, किस किस चीज में हमारी हेल्प कर सकता है, तो इन सब के बारे में हमें बताया था। तो पतंजलि के अनुसार क्या होता है? पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव। ठीक है, मानसिक उतार चढ़ाव। कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो जब भी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। जब भी हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा स्ट्रेस आउट हो जाता है। ठीक है, और वो हेल्प करता है हमें हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने में, क्योंकि हम जितना ज्यादा डिप्रेशन लेंगे उतनी हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, तो इसलिए। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि पतंजलि क्या बोलते थे और पतंजलि थे कौन। ठीक है, और ये भी कि योग शब्द कहाँ से लिया गया? संस्कृत भाषा के युज शब्द से। ये आपके 1 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, योगा का अर्थ हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं।
अब योग के महत्व क्या होते हैं, ठीक है, योग हमें करनी क्यों चाहिए, ठीक है, योग करने के लिए कारण क्या है, योग हम करते क्यों हैं वो, ठीक है। योग का महत्व, अब कौन कौन, शारीरिक शुद्धता, जिसमें बताया फिजिकल फिटनेस भी होती है हमारी, अब शारीरिक शुद्धता भी हमारे लिए जरूरी है। जब तक हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे माइंड फिट होने से कुछ नहीं चलता, बॉडी फिट होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे शरीर में मूल रूप से 3 गुण होते हैं, वात, पित्त तथा कफ। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक हो तो व्यक्ति निरोग रहता है। विभिन्न क्रियाओं जैसे नेति, धोती में ली तथा कपालभाति आदि नियमित रूप से करने में इन मूल गुणों का संतुलन बना रहता है, जिसके कारण शरीर की आंतरिक सफाई और स्वच्छता होती रहती है, ठीक है। अब हमारे शरीर के कौन कौन से 3 मुख्य गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पित्त, वात तथा कफ, ठीक है। अब इन तीनों को संतुलित बनाए रखने के लिए, इन तीनों को फिट रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमें करनी चाहिए नैतिक क्रियाएं, ठीक है। नैतिक क्रियाओं में क्या आता है, जब हम अपने बॉडी के इनर पार्ट्स को साफ करते हैं, ठीक है। धोती, जो धोती से की जाने वाली क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कपालभाति, फिर नियमित रूप से योगा करना, इन सब का, ठीक है। अब जो भी अभी हमने योगा देखी ना, वो हमारे इनर पार्ट को साफ करती हैं, ठीक है। अभी हम कपालभाति करते हैं तो हमारे स्टमक वगैरह के लिए, हमारी जो अंदर की पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके लिए अच्छी होती है। धोती क्रिया, नैतिक क्रिया, वो हमारे इनर पार्ट्स को साफ करती हैं, ठीक है। और योगा हमारे आउटर और इनर दोनों के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। तो हमें ये करते रहना चाहिए, जिससे हमारी फिजिकल फिटनेस और जो 3 गुण है हमारे वात, पित्त, कफ, ये हमेशा फिट रहते हैं। और अगर ये फिट रहेंगे तो हम भी फिट और फाइन रहेंगे, ठीक है, हम भी हर चीज कर पाएंगे। अब रोगों से बचाव के उपचार, अब रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं हम, उसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। विभिन्न योगिक व्यायाम व्यक्ति का अनेक रोगों से केवल बचाव ही नहीं करते बल्कि उनका उपचार भी करते हैं। अब एक योग हमारा किसी चीज का बचाव ही नहीं बल्कि उपचार भी करती है। हम एक योग से सिर्फ एक ही चीज नहीं, जैसे अगर मेरे को हाइट बढ़ानी है तो मैं वो ताड़ासन वगैरह करूं, है ना, स्ट्रेचिंग वगैरह करूं, तो वो सिर्फ मेरा हाइट बढ़ाने में काम नहीं आएगा, वो मेरी स्पाइन के लिए अच्छा होगा, ठीक है, स्ट्रेच होगी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, और फिर उसके बाद और भी जो मसल्स होते हैं उनके लिए भी वो अच्छा होगा। तो सिर्फ वो केवल एक ही चीज को क्योर नहीं करते, एक ही चीज के लिए बेस्ट नहीं होते, वो और भी चीज के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। और जब हम एक योगा करते हैं बार बार तो वो हमारे को सिर्फ बचाव ही नहीं देता, वो हमें क्योर भी करता है, ठीक है, हमें ठीक भी करता है, ताकि आगे हमें उसका लाभ होता रहे और हमें वो बीमारी वापस ना लगे, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, बल्कि उनका उपचार भी करता है, ठीक है, बचाव ही नहीं उपचार भी करता है। अब योग के द्वारा व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ठीक है, वो क्षमता जो हमें रोग से लड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। हमारे आसपास इतने वायरसेस होते हैं, ठीक है, इतने बैक्टीरिया होते हैं, तो हम ये तो नहीं है कि हम उन्हें इनहेल करते तो बीमार पड़ जाते हैं, नहीं, बट कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, जिनके पास रोग प्रतिरोधक की क्षमता नहीं होती, तो उनको हल्की सी भी हवा लग जाए या हल्का सा भी ठंडा पानी पी जाए तो उनको कोल्ड वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो इन सब से भी वो बचाव करता है योगा, हमें छोटी से छोटी बीमारियों से भी बचाता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी बचाता है, उनका उपचार भी करता है, उनसे बचाव भी करवाता है। तो हम, अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें वो बीमारी है तभी हम योगा करें, अगर हमें वो, हम चाहते हैं कि वो बीमारी हमें आगे जाके ना लगे, आगे जाके वो हमें कोई कष्ट ना पहुंचाए, तो हमें योगा करनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये होने के बाद ही हम योगा करें, हम पहले से भी कर सकते हैं और पहले से भी अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस लेना हमारा काम होता है, ठीक है। अब नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति भिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज, गठिया, हृदय रोग, तनाव, पेट दर्द, मानसिक धर्म के विकास का उपचार किया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखते हो कि बहुत सारे आजकल बच्चों में भी डायबिटीज की बीमारी है ना, हार्ट रिलेटेड बीमारी, हार्ट अटैक का रेट बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि हम जंक फूड बहुत खाते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, वो ऑयल पता नहीं कब कब का यूज करते हैं और कितना ज्यादा यूज करते हैं ना, और बहुत सारे मसाले डालते हैं,
तो उनसे बच्चों को आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादा मीठा खाने से उनको डायबिटीज हो जाती है, और ऐसा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भरा खाना खाने से उनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब से बचाव के लिए भी हमें योगा करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो डायबिटीज का कोई सटीक इलाज नहीं है कि हम उसको बिल्कुल खत्म कर सके, हम सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई ले सकते हैं, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। जैसे हमें फीवर हो जाता है तो हम दवाई लेते हैं और फीवर चला जाता है, ठीक है। पर डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज अगर हमें एक बार को हो गई तो वो जाएगी नहीं, हम बस उसको कंट्रोल में रख सकते हैं बस, ठीक है। तो इन जैसी बीमारियों जिनको हम सिर्फ कंट्रोल रख सकते हैं, इनका कोई क्योर नहीं है, इनसे भी हमें योग बचाती है। कौन कौन सी? मधुमेह, गठिया, हृदय रोग, पेट दर्द, मासिक धर्म, ठीक है, इनके भी उपचार करती है। इसलिए हमें योग करना चाहिए, ठीक है। रेगुलरली अगर आप 10 मिनट में निकालते हो ना योग के लिए तो वो भी काफी होते हैं, ठीक है। अब और क्या करता है? लचक में वृद्धि करता है। लचक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है हमारी, है ना। लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी सबके लिए महत्वपूर्ण होती है। इससे शारीरिक गतियां कुशल व गरिमा युक्त हो जाती है, ठीक है। अब हम शारीरिक क्रिया बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबिलिटी यही नहीं कि आप स्ट्रेच कर रहे हो पूरे हाथ पैर को, ऐसा नहीं। अगर हम झुक रहे हैं तब भी वो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी बॉडी की कि हम झुक सकते हैं, ठीक है। हम अगर कुछ नीचे गिर गया तो हम उसे उठा सकते हैं झुक के। अब आप देखोगे कि जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, इसलिए वो झुक भी नहीं पाते, वो कुछ चीज उठा भी नहीं पाते, है ना। तो हमारी जो योगा है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। फिर लचक के बढ़ने से चोटों से भी बचाव हो सकता है, चोट लगने के कम चांसेस होते हैं उसकी वजह से। विभिन्न योग आसन जैसे चक्र आसन, धनुरासन, हल आसन, भुजंगासन, शलभासन आदि शरीर की लचक को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आसन? चक्रासन, धनुरासन, हल आसन, भुजंगासन, शलभासन आदि, ये सारी हमारी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इन आसन को करने में मांसपेशियां भी लचीले होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ताड़ासन करते हैं, ठीक है। अब उससे हमारी हाइट बढ़ती है, तो किस वजह से बढ़ती है? क्योंकि हमारे मसल स्ट्रेच आउट होते हैं, ठीक है। हमारे मसल्स आगे बढ़ने लगते हैं तो इस वजह से हमारी हाइट भी बढ़ती है। जब मसल स्ट्रेच आउट होंगे तो हम भी तो बड़े होंगे ना। तो सेम चीज अगर हम ये सारी योगा करते हैं जिनका नाम है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि ये सारी, इनके अलावा भी बहुत सारी योगा होते हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, है ना। तो उन सारी योगा के करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बल्कि मांसपेशियों में भी लचीलापन आएगा, ठीक है। हमारे मांसपेशियां भी, मसल्स भी बहुत अच्छी तरह फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। अब नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। अब नैतिक मूल्य होते क्या है? नैतिक मूल्यों का हंस सर्वव्यापी समस्या है। सर्वव्यापी मतलब अपनी समस्या। यम और नियम जैसे यौगिक क्रियाएं सत्य, अहिंसा, चोरी न करने तथा ब्रह्मचर्य के पथ पर चलकर नैतिक अनुशासन सिखाते हैं। इस प्रकार के गुण व्यक्ति को अधिक नैतिक व सदाचारी बनाते हैं। नैतिक शिक्षा मतलब होता है मॉरल, ठीक है। अब हमें जो भी घर से शिक्षा मिलती है, जैसे बड़ों के पैर छूना, बड़ों को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, झूठ ना बोलना, बड़ों से अच्छे से बात करना, बड़ों का आदर करना, ये सारी हमारी मॉरल शिक्षा में आती है, ठीक है, मॉरल स्टडी में आती है। तो नैतिक शिक्षाओं में हमें क्या सिखाया जाता है? पहले तो हमें ये देखना है कि यम और नियम क्या होते हैं, ठीक है। यम के अंदर और भी चीजें आती है जिसके अंदर होता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, लाइक हमें सब चीज त्याग कर देनी चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए। तो ये सब तो नियम और यम के अंदर यही आता है कि हमें इन सब से दूर रहना चाहिए, कि मोह माया इतनी नहीं करनी चाहिए, प्रेजेंट में जियो, जो है उसमें खुश रहो, और झूठ ना बोलो, है ना, और चोरी ना करो, और अहिंसा के पद पे चलो। तो ये सब हमें सिखाया जाता है। अब ये सब हमारी मॉरल लाइफ की तो हिस्सा है कि हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना उसमें ये आता है कि लाइक हमारे पास जो है हम सिर्फ उसी में खुश रहें, ठीक है। ज्यादा हमें हाई लेवल की डिमांड नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमें मेहनत करते रहना चाहिए कि हमने जितना पा लिया है कि उससे डबल हम कर सके,
बट वो मेहनत और लालच वो अलग अलग चीज है। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसकी वजह से जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनके अंदर नैतिक गुण आते हैं, ठीक है, जो हमें सदाचारी बनाते हैं, ठीक है। और क्या क्या करता है, मानसिक तनाव को कम करता है। जैसे कि हमने देखा, हम जब भी हम स्ट्रेस आउट होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। अब जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, आपको स्कूल में भी मेडिटेशन कराई जाती होगी, तो वो बोलते हैं ना कि रिलैक्स योरसेल्फ, जो भी दिमाग में चल रहा है उसको भूल जाओ, ठीक है, और अपने पे ध्यान दो। तो हम स्ट्रेस को भूल जाते हैं अपने, है ना, हम बॉडी एकदम रिलैक्स कर देते हैं, अपना माइंड एकदम रिलैक्स करते हैं, जिस वजह से हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हमारे अंदर से आउट हो जाता है, तो वो हमें हेल्प करता है कि हमारी जो मानसिक तनाव की स्थिति है वो ठीक रहे, मानसिक तनाव हमारा कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है, हमें बड़े होने में, मतलब जो भी हमारे विकास होते हैं उसमें बहुत सहायक होता है। शारीरिक सुंदरता बढ़ाता है, ठीक है, शारीरिक सुंदरता बढ़ाएगा आपकी, ठीक है। शिथिलता प्रदान करता है, शिथिलता, ठीक है। शरीर के आसन को ठीक रखता है, ठीक है। शरीर के आसन मतलब शरीर के पोस्चर को ठीक रखता है, ठीक है। तो क्या क्या हेल्प करता है, मानसिक स्थिति में हेल्प करता है, ठीक है। शरीर को स्वस्थ बनाने में, सुंदर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पोस्चर को अच्छा रखता है, फिर स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। बस इतना। अष्टांग योग, ठीक है। अष्टांग योग क्या होते हैं, योग के अंदर 8 पार्ट्स होते हैं जिनको हम अष्टांग योग बोलते हैं, जो हमें एक योगी बनने के लिए हमें वो नियम अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है यम, सबसे पहला यम होता है दैन्य नियम। उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 चीजें हमें एक योगी बनने में हेल्प करती हैं, ठीक है। योगी बनने में ये 8 चीजें हमें हेल्प करती हैं, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। अभी आप हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है जो हमें फॉलो करना चाहिए एक योगी बनने के लिए, ठीक है। यम, सबसे पहले है यम। अब यम के अंदर भी बहुत पार्ट्स होते हैं, ठीक है। योग के पहले अंग को यम कहा जाता है, ठीक है। योग का पहला अंग है ना ये, इसको क्या कहा जाता है, यम। फिर यह अंग व्यक्ति तथा समाज के नैतिकता के नियमों ऐसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह निर्धारित करता है, ठीक है। यम के अंदर और क्या क्या आता है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह निर्धारित करना यम के अंदर आता है, ठीक है। यम के अभ्यास द्वारा व्यक्ति ऐसी बातें से दूर रहता है जो उसके विवेक ही तथा हिंसक बनाती है, ठीक है। अब यम हमें क्या सिखाता है, यम हमें उन चीजों से दूर रहना सिखाता है जो हमारे विवेक को कम करती है और हमें हिंसक बनाती है, ठीक है, हिंसक बनाती है। तो यम हमें उन सब चीजों से दूर करता है। इसके अंदर हम क्या क्या फॉलो करते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बस, ठीक है। अब हम देखते हैं अहिंसा, देखो इसे लिखा है अहिंसा, ठीक है। किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना जिससे कि सामने वाले को अहित हो, किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा ना करना जिसमें सामने वाले का अहित हो, ठीक है, सामने वाले का अच्छा ना हो, वो अहिंसा के अंदर आता है। तो हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिससे सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। सत्य, सत्य में पता है कि हमेशा सच बोलना। इस जन्म में अनुसार हमें विचार, शब्द व कार्य में सत्यवादी होना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। असत्य, चोरी ना करना, ठीक है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था ना कि ये आते हैं इसके अंदर से। ब्रह्मचर्य, किसी भी प्रकार की यौन क्रिया अथवा यौन संबंधों में सम्मिलित ना होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह, कम से कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करना। जैसे कि मैंने बोला है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 हमारी बेसिक नीड होती है मैन की, ठीक है। क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हमारे पास 2 वक्त का खाना और 4 जोड़ी कपड़े भी हैं तब भी हम रह सकते हैं, और घर सर पे छत है तो हमारे पास जितना कम होगा, है ना, उस पर हम संतुष्ट रहेंगे, तभी हम खुश रह सकते हैं। तो अपरिग्रह में वही सिखाते हैं कि जो अभी हमारे पास प्रेजेंट में है हमें उसमें खुश रहना चाहिए।
मेरी तबीयत थोड़ी मतलब खराब है, तो अगर वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। अब नियम, अब नियम में क्या होता है, ठीक है, यम के बाद नियम था ना, तो नियम में क्या होता है, यह अंग मनुष्य के लिए वैवाहिक नियमों, शौच, संतोष, तप, ईश्वर का प्राणिधान का निर्धारण करता है। इससे मनुष्य का शुद्धिकरण होता है। क्या क्या? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। शौच मतलब हमेशा साफ रहना, ठीक है, साफ रहना, नहा धो के रहना, हमेशा नहाना धोना, है ना, साफ सफाई करना, अंतर मन की भी और बाहर शरीर की भी, ठीक है। संतोष, पेशेंस या शांति, हमेशा पेशेंट रहना और शांत रहना, ठीक है। उसके बाद तप, कुछ भी पाने के लिए बहुत मेहनत करना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेहनत करना, ठीक है, बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है तो, ठीक है। इसके बाद स्वाध्याय, अपने आप का निरीक्षण करना कि हम कैसे हैं, हमें दूसरों से ज्यादा अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम खुद कैसे हैं, ठीक है। सामने वाला अपना खुद देख सकता है, हमें सामने वाले से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अपने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग, ठीक है, यानी कि अपने बारे में पता करना। फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर से जुड़े रहना, ठीक है, गॉड से जुड़े रहना। अब आप किसी भी गॉड को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, ईश्वर से जुड़े रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि लाइक कोई हमें वॉच करे, जिससे से हम थोड़ा गलत काम करने से भी डरते हैं, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है। तो ये हो गए नियम के 5 चीजें, ठीक है, नियम में भी 5 चीजें हैं और यम में भी 5 चीजें, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी कि इन दोनों में से कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आसन, शरीर की स्थिति अर्थात आरामदायक स्थिति में बैठना भी होता है। आसन शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। आसन भी हमारा मेन चीज होती है। अब हम देखते हैं क्लास में अगर हम झुक के बैठे होते हैं तो टीचर क्या बोलता है, बेटा सीधे बैठो, ताकि हमारी फाइन सीधे रहे, ठीक है। वो क्वेश्चन हमें उस टाइम लगा कि यार टीचर क्या बोल रहे हैं, ये तो टोकते रहते हैं ये वो, बट आगे जाके जब हमारे को वो बैंडिंग की प्रॉब्लम होगी ना, हम बैंड ही रह जाएंगे तब जाके, और हमारी स्पाइन में पेन होने लगेगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि लाइक कितना फायदेमंद था वो, ठीक है। हम उसी टाइम वो चीज फॉलो करते तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। तो पोस्चर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ है श्वसन प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण, ठीक है, कौन सी, श्वसन यानी कि सांस वगैरह की प्रक्रिया पे पूर्ण नियंत्रण होना, ठीक है। प्राणायाम के मूल रूप से 3 घटा के पूरक, कुंभक और रेचक, 3 घटा है, कौन है, पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है। प्रत्याहार, अब प्रत्याहार क्या होता है, आत्मा नियंत्रण अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रत्याहार कहलाता है। अपनी किस पे, आत्मा पे या इंद्रियों पे नियंत्रण करना। हम कुछ भी चीज सोच सकते हैं, हम अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने बॉडी को कंट्रोल में रख सकते हैं, वो किस में आता है, प्रत्याहार में, ठीक है। इसके बाद धारणा, धारणा का अर्थ है किसी एक बिंदु अथवा वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। मेडिटेशन, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, टीचर बोलते हैं कि हमें अपने माइंड के जो बीच का पार्ट होता है, माइंड के बीच, जिसको हम त्रिनेत्र भी बोलते हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए, तो वो होती है धारणा। जरूरी नहीं उस पे हमें टीचर बोलते भी ना कि बाहर सुनो किस चीज की आवाज आ रही है, क्लास में देखो किस किस चीज की आवाज आ रही है, तो उन आवाजों पे भी ध्यान देना धारणा के अंदर आ सकता है, ठीक है। ध्यान, ज्ञान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है, ठीक है। ध्यान किसकी है, मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता। अब हम किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट होके देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट होके सुन रहे हैं, तो हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, बट हमारा कंट्रोल वही है। जब हम मोबाइल फोन देख रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, तो हमारे आसपास कितनी चीजें होती है, भाई बहन अपना काम कर रहे हैं, मम्मी पापा अपना काम कर रहे हैं, है ना, घर में अलग बात हो रही है ना, यहाँ अलग बात हो रही है, पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन वही रहता है फोन के अंदर, ठीक है, कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, तो हमारा ध्यान वही रहता है, कंसेंट्रेशन हमारा वही रहता है, तो वो ध्यान के अंदर आता है, जो हमारे माइंड कंट्रोल कर सकता है हमें। हमारा माइंड हमारे बॉडी पार्ट को सबको कंट्रोल करता है, तो माइंड हमारा कंट्रोल कर रहा है कि हम यही कॉन्सेंट्रेट करें, मतलब हमारा इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा। तो ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता को दर्शाता है। अब समाधि, व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है।
व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो उसे हम समाधि बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मन का मस्तिष्क पे मिलना, फिर मन का आत्मा से मिलना और आत्मा का परमात्मा से मिलना योग का अर्थ होता है। योग का अर्थ क्या होता है वैसे? योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, यानी कि मिलाना। तो मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही उसका पूरा अर्थ होता है। समाधि भी यही कहती है कि व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो वही समाधि कहलाता है। आपसे ये 5 नंबर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन की कौन कौन सी योग की वो है 8 चीजें, ठीक है ना। फिर अगर ये भी पूछ सकते हैं कि यम नियम में क्या क्या आता है, वो 5 चीजें बताओ जो यम नियम में आती है, तो वो भी आपको याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है योगिक क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है? योग में 6 शास्त्र कर्म या शुद्धि क्रियाएं हैं। कपालभाति, त्राटक, नेति, नोली, धोती और बस्ती, ठीक है। कौन कौन सी है? कपालभाति, त्राटक, नेति, नोली, धोती और बस्ती, ठीक है। ये सारी योग क्रियाओं के नाम हैं। ये भी आपको याद करने हैं, इनकी मीनिंग्स भी आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले कपालभाति। अब कपालभाति होता क्या है, ठीक है। कपालभाति कैसे योगासन है जो शरीर के अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है। यह एक बहुत ही आसान प्राणायाम है जिससे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है, ठीक है। कपाल का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और भाति का संबंध कांति से होता है। यदि इस योग का नियमित किया जाए तो इससे मस्तिष्क पर आभा कर आती है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क और हमारे, ठीक है, भाति का संबंध कांति से होता है। हमारे जो मस्तिष्क है ना उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। कपाल भाति से हम मेंटली फिट रह सकते हैं, फिजिकली फिट तो हम हर योगा से रह सकते हैं, ठीक है। तो कपाल भाति का अर्थ यही है। कपाल भाति हमारे लिए क्यों जरूरी होती है? कपाल भाति योग का बहुत अच्छा, ठीक है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति उसको आराम से कर सकता है। बहुत आसान आसन होता है ये, ठीक है, तो हम कभी भी कर सकते हैं इसको। किसको? कपाल भाति। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं? लाभ तो हर चीज के होते हैं, ठीक है। योग करने के भी लाभ होते हैं। कोई कौन सी योग कर रहे हैं, मगर कोई स्पेसिफिक योग कर रहे हैं तो उसके भी लाभ होते हैं, ठीक है। तो बस ये देखना है, कपाल भाति योग के द्वारा वजन कम करने में मदद मिलती है। क्या कम करने में? वजन कम करने में। आप कपाल भाति वजन कम करने के लिए भी कर सकते हो। पाचन क्रिया को मजबूत बना सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। अस्थमा में सहायक होता है। नाड़ियों को शुद्ध करता है। कब्ज की शिकायत को दूर करता है। चेहरे की आभा को बढ़ाता है। फेफड़ों की क्षमता को ठीक करता है। मन को शांति प्रदान करता है, ठीक है। क्या क्या करता है कपाल भाति? ठीक है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, मोटापा कम करता है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, अस्थमा के मरीजों के लिए अच्छा है, नाड़ियों को शुद्ध करता है, कब्ज की शिकायत खत्म करता है, चेहरे की आभा बढ़ाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और मन को शांति प्रदान करता है, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चीजें वो कर सकता है। एक योगा 9 चीजों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें मेंशन नहीं है। देखो आप एक योगा से क्या क्या चीजें कर सकते हो। फिर त्राटक। त्राटक क्या होता है? त्राटक का अर्थ होता है मुक्त करना। यह क्रिया आंखों को साफ कर एवं मित्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए की जाती है। किसको क्या करने के लिए? त्राटक हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और आंखों को साफ करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आई क्योर एक्टिविटी है, ठीक है। आई क्योर एक्सरसाइज है। किस चीज में हेल्प करती है? हमें आंखों मित्रों की रोशनी बढ़ाने में और आंखों को साफ करने में, जिसका अर्थ होता है मुक्त करना, ठीक है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? अब आंखों को साफ करें तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, है ना। नेत्र के सभी विकारों को, थकान और सुस्ती दूर करती है, ठीक है। आंखों को साफ और चमकदार बनाता है, आंखों की सुस्ती को दूर करता है,
आध्यात्मिक शक्तियों को विकास करता है, स्मृति और एकाग्रता को बढ़ाता है। अब आइस हमारी साफ करते हैं तो ऑब्वियसली आइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, तो नेत्र के सभी विकारों को, थकान को मुक्त करता है, आंखों को साफ करता है और चमकदार बनाता है, आंखों की सुस्ती मिटाता है, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता है, स्मृति और एकाग्रता को बढ़ाता है। ठीक है, अब नीति क्या करती है? ठीक है, यह शर्ट कर्म या शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसमें नाक की सफाई की जाती है। यह क्रिया दो प्रकार से की जाती है, जल नेति एवं नीति ऑन, और दूसरी सूत्र नीति। ठीक है, जल नीति का शाब्दिक अर्थ है नाक की सफाई। पहले तो हम देख लेते नेति होता क्या है। नेति में हम नाक की सफाई करते हैं जो दो तरीकों से होती है। पहली होती है जल नीति से, दूसरी होती है सूत्र नीति से। अब हम जल नीति करते हैं। जल नीति का शाब्दिक अर्थ होता है नाक की सफाई। ठीक है, जल नीति का क्या अर्थ होता है? नाक की सफाई। यह क्रियानाम में मार्ग में सभी अशुद्धियों को दूर करता है के लिए की जाती है। ठीक है, इसको हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो नाक में जितनी भी अशुद्धि है हम उसको दूर कर सकें। ठीक है, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रूप से सांस ले सके। ठीक है, ऑब्वियसली जब नाक की है तो ऑब्वियसली सांस वगैरह से रिलेटेड होगी। नाक साफ करना हमारी सांस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं? तनाव को दूर करना, उग्रता में कमी, गंध को पहचानने की क्षमता और पाचन में बढ़ाना। ठीक है, हम स्मेल तो नाक से ही कर सकते हैं ना, तो वो हेल्प करता है हमारी स्मेल को बढ़ाने में। अब सूत्र नीति क्या होता है? ठीक है, सूत्र नीति यानी कि दूसरा पार्ट। सूत्र नीति स्वास्थ्य मार्ग की आंतरिक सफाई के लिए की जाती है। इसमें गले की भी सफाई होती है। हमारे गले की सफाई के लिए हम करते हैं सूत्र नीति। ठीक है, और हम जल नीति किसके लिए करते हैं? हमारी नाक की सफाई के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाक के लिए कौन सी होती है और गले के लिए कौन सी होती है। ठीक है, भूल मत जाना। अब इसके लाभ क्या होते हैं? नासिक मार्ग में जमा हुआ हानिकारक बलगम दूर करता है। ठीक है, श्वसन प्रणाली के अवरोध होता है, आंखों के लिए फायदेमंद है, तंत्रिकाओं को सक्रिय बनाता है, साइंस को कम करने में मदद करता है। ठीक है, सांस लेने में जो भी सांस लेने के पाइप्स वगैरह इन सबको साफ करता है, सांस लेने के लिए बहुत अच्छा होता है। श्वसन प्रणाली को अवरोध दूर करता है। ठीक है, आंखों के लिए फायदेमंद रहता है। ठीक है, तंत्रिकाओं को भी सक्रिय बनाता है और साइंस को भी दूर करने में मदद करता है। अब नोली क्या होता है? नोली क्रिया शर्ट कर्मों की शुद्धिकरण की चौथी क्रिया है। इस क्रिया का प्रयोग पेट तथा आंतों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। पेट तथा आंतों के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, अब पेट तथा आंतों का शुद्धिकरण हम क्यों करते हैं? ठीक है, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रह सके, हमारा खान पान का पाचन अच्छे से हो सके, हम उसको अच्छे से पचा सके, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। हमारी हम फैट, कार्बन और जो भी हम चीजें लेते हैं है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब हम पचा सके। ठीक है, वो हेल्प करता है हमें, और इस हेल्प की वजह से हमारे मोटापा कम रहता है, हमें थायराइड जैसी बीमारियां नहीं होती। तो इसके भी लाभ, ऑब्वियसली जब हमारे पाचन तंत्र को सही कर रहा है तो क्या लाभ होंगे? कब्ज की समस्या दूर होती है, महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित विकार दूर होता है, एसिडिटी खत्म होती है, मूत्र संबंधित विकार दूर होता है, वायु विकार दूर होता है, शरीर में तेज उत्पन्न होता है। ठीक है, कब्ज, महिलाओं में मासिक धर्म ठीक करना, एसिडिटी, मूत्र संबंधित बीमारियां, वायु विकार, शरीर में तेज उत्पन्न करना, ये सब हमारा किस वजह से हो जाता है? उसके लाभ की वजह से, नोली के लाभ की वजह से। ठीक है, अब आती है धोती क्रिया। अब धोती क्रिया क्या होती है? ठीक है, धोती क्रिया, इस क्रिया का प्रयोग ग्रास नली के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इस विधि के गजकर्ण नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? गजकर्ण। ठीक है, जब हाथी को अपने पेट में उबकाई आती है तब वह अपने ग्रीवा में सूंड अंदर तक डाल देता है और पेट के अंदर की वस्तु को बाहर निकाल सकता है। इस प्रकार यह विधि हमें
प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। गजकर्ण इसलिए हम कहते हैं, गज को हम संस्कृत में हम गज बोलते हैं और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हाथी। तो ये प्रक्रिया हमने हाथी से ली। जब हाथी के पेट में वो चीज क्या बोलते हैं ज्यादा हो जाती है, जब कोई चीज खाना ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी सूंड को डालते हैं अंदर और उनसे वो चीजें बाहर निकाल लेते हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल है, जो बेनिफिशियल नहीं है उन सब चीजों को, ठीक है। तो यही सब धोती क्रियाओं में होता है हमारी। जब हम अनवांटेड चीज को साफ करते हैं, अनवांटेड चीज हम निकाल लेते हैं वो सब, और ये हमें नेचर से ही मिलेगी। ये हाथी करता है इसलिए इसका नाम गजकर्ण भी है। गज मतलब हाथी, ठीक है, संस्कृत में गज, हिंदी में हाथी। अब इसके लाभ, पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र की सफाई हो जाती है, ठीक है। पेट को साफ करने का कारण, फिर पेट की ग्रंथियों को अधिक क्षमता से कार्य करने में सहायक मिलती है। अतिरिक्त वसा में कमी आती है, वसा मतलब फैट होता है, ठीक है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब हम पेट के लिए वो करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी क्योर होंगे, जितने भी लाभ होंगे वो हमारे पेट से रिलेटेड होंगे। तो उसमें बताया ना, पाचन तंत्र तथा स्वस्थ तंत्र को मजबूत करता है। श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने वाले जो तंत्र होते हैं। पेट को साफ करने का कारण स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पेट की ग्रंथियों को अधिक क्षमता से कार्य करने का मौका मिलता है। अतिरिक्त वसा से हमें मुक्ति मिलती है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए बहुत सहायकमंद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब आते हैं धोती क्रिया, ठीक है। अब आते हैं बस्ती पे। बस्ती, ठीक है। बस्ती क्या होती है? इस क्रिया का प्रयोग बड़ी और छोटी आंतों की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। बड़ी आंत और छोटी आंत, हम जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे क्या आता है, हमारे आंत ही आती है ना, ठीक है। तो वो आंत हमारे लिए क्या करता है, ठीक है। वो आंत की वजह से हमारा जो खाना वगैरह होता है वो हमारा डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। हम अच्छे से हम अपना खाना वगैरह सब डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये किस लिए की जाती है? हमारी छोटी आंतों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इससे योगी अनीमा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? योगी अनीमा, एनीमा, ठीक है। बस्ती दो प्रकार से की जाती है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। ये भी दो प्रकार से की जाती है। इसके अलावा एक और चीज थी, दो प्रकार से की जाती थी, ठीक है, जल नीति और सूत्र नीति, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार से की जाती है, क्या क्या? जल बस्ती और स्थल बस्ती। अब हम देखते हैं क्या होता है ये, पहले इसके लाभ देखते हैं। लाभ, लाभ, यह वायु पिता बलराम के कारण होना वाले अन्य सभी लोगों को दूर करती है, ठीक है। शरीर के चमकदार तथा मन को शुद्धि करती है, ठीक है। वायु से जो भी हमारी चीजें होती है, वायरस वगैरह आ जाते हैं जो हमें अनहेल्दी करते हैं, हमारे बॉडी सिस्टम को कमजोर करते हैं, ठीक है। तो उससे लड़ने में मदद करती है। फिर शरीर के चमकदार तथा मन को शुद्धि करती है, डॉप्सी को खत्म करती है, आंत साफ होती है, उदर पर नियंत्रण पड़ता है, कब्ज की समस्या दूर होती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके लाभ। स्थल बस्ती के लाभ। अब स्थल बस्ती के क्या लाभ होते हैं, ठीक है। वात, पित्त और कफ दोषों के कारण होने वाले सभी रोग ठीक हो जाते हैं। ये कृत क्रिया ग्रंथियों को बढ़ना रुक जाता है, पाचन विकार को ठीक कर देता है, रक्त को शुद्ध करता है, तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो ये हो गए इसके लाभ, ठीक है। क्या कि हमारे जो भी वात, पित्त और कफ दोषों से होने वाली वो होती है उनको दूर करता है, यकृत क्रिया ग्रंथियों को बढ़ाता है, पाचन विकार में हेल्प करता है, रक्त को शुद्ध करता है और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? योगा के बारे में पढ़ लिया। योगा के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। फिर क्रियाएं आ जाती है हमारी, फिर क्रियाओं के अंदर पार्ट्स और उन पार्ट्स के अंदर पार्ट्स। तो वो सब हमारा क्लियर हो चुका है, हमारा पूरा टॉपिक ये क्लियर हो चुका है, यानी कि हमारा चैप्टर 3 भी खत्म होता है। तो बस मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है।